हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम मैक्सवेल रिलेशन अपन ने देख लिए थे। मैक्सवेल रिलेशन कैसे आपको याद रखना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या थी वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि चारों इक्वेशन को कैसे किस तरीके से आप याद रख सकते हो। आज उसी की एप्लीकेशन आ रही है। तो आपके पास देखो, मैंने दो एप्लीकेशन आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट है आपके पास मैक्सवेल के समीकरण के अनुप्रयोग। तो आपका जो टॉपिक है वो क्या है? मैक्सवेल के समीकरण के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट आपका जो एप्लीकेशन है वो है क्लाउसियस-क्लैपेरॉन का समीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण माना जाता है। 99% ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कि कौन सा क्लाउसियस-क्लैपेरॉन समीकरण कहलाता है। तो ठीक है, इसमें से इसको प्रूफ करने के लिए अपन क्या करते हैं, मैक्सवेल समीकरण का यूज लेते हैं। इसलिए इसको क्या किया, किसको अंदर डाला, इसको एप्लीकेशन में डाला गया ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो कई बार आपके बीएससी वाले एग्जाम में भी पूछा गया है, बीएड में भी पूछा जा चुका है। तो अपन इसको करते हैं कि कैसे इसको समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्लाउसियस-क्लैपेरॉन का समीकरण, तो उसके लिए आपको ध्यान होनी चाहिए सबसे पहले क्या, मैक्सवेल के चारों समीकरण। तो सबसे पहले तो आप मैक्सवेल के चारों समीकरण लिखिए। तो मैक्सवेल के चारों समीकरण लिखने के लिए यहाँ आपको ट्रिक पता थी, बताओ क्या थी? टेम्परेचर स्पेशल, टेम्परेचर स्पेशल, वेरी वेरी पर्सन। यही थी ट्रिक आपकी। क्या था? डेल टी अपॉन में डेल वी, डेल एस अपॉन में डेल वी, डेल टी अपॉन में डेल पी और डेल एस अपॉन में डेल पी इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे? डेल पी इसका ऑपोजिट, और यहाँ पे क्या था? डेल एस इज इक्वल टू क्या था? वी का ऑपोजिट पी और यहाँ पे टी, यहाँ पे पी का ऑपोजिट वी और टी का एस, और यहाँ पे क्या था आपका? पी का वी और एस का टी। कांस्टेंट क्या थे? कांस्टेंट की बात करते हैं तो कांस्टेंट बताओ जल्दी से। कांस्टेंट क्या थे? कांस्टेंट क्या थे आपके पास? ये फर्स्ट और माइनस कैसे फोर में, अब ये माइनस चाहे आप इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, एक ही बात है। ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट बताओ। टी का कांस्टेंट क्या था आपके पास? टी का कांस्टेंट क्या था बताओ? टी और एस होता है, तो एस, यहाँ एस है तो टी, यहाँ एस और यहाँ टी। यहाँ क्या? पी है तो वी, पी का वी, वी है तो पी और पी का वी। ये आपकी क्या थी? चारों इक्वेशन थी। अब देखो, मैं यहाँ पे कौन सी इक्वेशन काम में ले रहा हूँ? यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर मैं काम में ले रहा हूँ मैक्सवेल के सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है? डेल एस अपॉन में डेल वी इज इक्वल टू डेल पी अपॉन में डेल टी। तो देखो, डेल एस अपॉन में डेल वी और डेल पी अपॉन में डेल टी क्या है? मैक्सवेल की सेकंड समीकरण है। अब देखो, यहाँ पे आपको यदि मैक्सवेल की समीकरण याद नहीं होती है, यदि चारों समीकरण आपको ये लिखनी नहीं आती, इस तरीके से याद नहीं है, तो फिर आप इसको ये करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए आप क्या करोगे, आपको ध्यान तो है कि सेकंड समीकरण का यूज लिया जाता है, बट आपको वहाँ पे कंफ्यूजन होगा एग्जाम में जब आप पेन से करने बैठोगे कि मैक्सवेल की सेकंड समीकरण कौन सी होती है। तो वो आप फिर उसमें कंफ्यूजन होगा कि अगर ये वाली ट्रिक याद नहीं है तो ये ट्रिक याद है तो आसानी से आप लिख सकते हो। तो क्या होगा? मैक्सवेल का सेकंड समीकरण क्या कहता है? डेल एस अपॉन में डेल वी, कांस्टेंट क्या है आपका? टी। यहाँ पे क्या है? डेल पी अपॉन में डेल वी और कांस्टेंट बार क्या है? वी। यदि मैं क्या करूँ, दोनों साइड में टी से गुणा कर दो। क्या करो? यदि मैं दोनों साइड से टी के गुणा कर दो, टी यानी कैपिटल टी से यदि मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा यहाँ पे और टी हो जाएगा यहाँ पे। क्या किया इसने? दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया टी से, तो ये हो गया टी डे और ये टी हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जो ऊष्मागतिकी का सेकंड नियम होता है वो क्या होता है? आप जानते हो, टी डी एस इज इक्वल टू क्या होता है? डी क्यू होता है। क्या होता है? टी डी एस इज इक्वल टू डी क्यू। तो यहाँ पे यही होता है, टी डी एस इज इक्वल टू डी क्यू। डेल की फॉर्म में लिखती हो तो दोनों डेल की फॉर्म में लिखना, तो टी डी डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू। अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये टी डी एस आपका क्या बन गया? ये टी डी एस आपका बन गया क्या? डेल क्यू। तो ये तो मैंने लिख दिया इसको डेल क्यू, तो डेल क्यू आ गया। डेल वी ऐसे का ऐसे, टी क्या है? कांस्टेंट। ये क्या है आपका? टी ऐसे का ऐसे, डेल पी अपॉन में डेल वी और टी। अब यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा कंसेप्ट आता है, गुप्त ऊष्मा। तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रति एकांक आयतन, देखो गुप्त ऊष्मा की डेफिनेशन क्या होती है कि प्रति एकांक आयतन में निकाय द्वारा जो उत्सर्जित ऊष्मा होती है या अवशोषित ऊष्मा होती है वही आपके क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसकी मैं डेफिनेशन आपको जब नोट्स में लिखवाऊंगा तो ये क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा। और गुप्त ऊष्मा का एक रिलेशन भी होता है, तो वो रिलेशन क्या होता है? गुप्त ऊष्मा की परिभाषा से डेल क्यू अपॉन में डेल वी और साथ में क्या आता है? कांस्टेंट टी इज इक्वल टू, देखो मैंने क्या बोला? एकांक आयतन। क्या बोला? एकांक आयतन। तो आयतन में जो चेंजेज हो रहा है वो यानी डेल वी। डेल वी क्या कर दिया मैंने? V2 माइनस का V1, और फिर कर दिया मैं 1 और 2 से, देखो ये क्या है आपकी? डेल की ओपन में डेल वी, यानी गुप्त ऊष्मा की परिभाषा मैंने क्या बताई कि एकांक आयतन में निकाय द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा। तो ये देखो एकांक आयतन यानी V क्या है? नीचे क्या है? Q क्या है? उत्सर्जित ऊष्मा या अवशोषित ऊष्मा। तो Q के रेस्पेक्ट में, एकांक आयतन के रेस्पेक्ट में Q किसके बराबर होगा? गुप्त ऊष्मा के बराबर होगा, L के बराबर होगा।
तो ये आ जाएगा गुप्त उष्मा की परिभाषा से। दोनों को कंपेयर कराऊं तो ये वाली और ये वाली टर्म कैसी है आपकी, सेम है, समीकरण 1 और 2। तो क्या आ जाएगा, टी डेल पी अपन में डेल टी, तो ये आ जाएगा टी डेल पी अपन में डेल टी और एल वी टू माइनस का V1, ठीक है। उसके बाद में क्या करता हूँ, इसमें क्या किया, देखो ये वाली इक्वेशन ऐसे का ऐसे टी उधर भेज दिया, तो ये आपका क्या बन गया, क्लाउसियस-क्लैपेरॉन समीकरण बन गया। क्या बन गया, क्लाउसियस-क्लैपेरॉन समीकरण। तो इसमें कुछ भी नहीं था आपको, यदि मैक्सवेल की सेकंड समीकरण आपको याद है तो आप आराम से इसे टी से मल्टीप्लाई करके गुप्त उष्मा की डेफिनेशन लिख के निकाल सकते हो। फिर आता है आपके पास गिब्स हेल्महोल्ट्ज अवकल समीकरण। अब वैसे तो देखो ये अवकल समीकरण अपन ने पढ़ी है कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज अवकल समीकरण किसे कहते हैं, फॉर्मूला भी पढ़ा है। अब इसी को कई बार एग्जाम में इस रूप में भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये भी आपकी क्या है, एक हेल्महोल्ट्ज अवकल समीकरण ही है। ये कैसे प्रूफ होती है इसको भी देखो, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि गिब्स मुक्त ऊर्जा ये होती है। अब ये आपने फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं होगा तो प्रूफ कैसे करोगे, ठीक है। तो उसके लिए देखते हैं, आप क्या जानते हो गिब्स मुक्त ऊर्जा में, ये वाला फॉर्मूला तो जानते हो, कौन सा, F इजिक्वल ये G इजिक्वल टू यू माइनस का एस टी प्लस का पी वी। अब यदि आप मैं बात करूँ इसका अवकलन फॉर्म की, तो अवकलन देखो जैसे मैक्सवेल में रिलेशन निकाला था, आधा पोर्शन इसमें वो ही करना है। तो ये क्या निकाला मैंने, अवकलन रूप में लिखा इसको, तो D का क्या आ गया, DG आ गया, U का क्या आ गया, DU आ गया। इन दोनों का अवकलन होगा तो मैंने बाहर D लगा दिया, और यहाँ UV से अवकलन होगा तो ST कर दिया। इसका अवकलन होगा तो D और UV से अवकलन PV। डी यू ऐसे का ऐसे, इसका अवकलन किया, एक बार क्या किया एस बार ले लिया टी का अवकलन, दूसरी बार में टी बार लेके एस का अवकलन, इसका अवकलन क्या हुआ यू वी से हुआ, तो ये इससे दो टर्म बनी, ठीक है। फिर क्या हो गया, डी पी वी हो गया, तो पी का अवकलन वी पी बार और वी का अवकलन वी बार और पी का अवकलन ये भी यू वी से होगा, तो देखो ये दो टर्म आ गई, ठीक है। एक बार वी का अवकलन है, दूसरी बार में पी का अवकलन है। अब उष्मागतिकी का फर्स्ट नियम जानते हो क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस का डी डब्ल्यू। तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस का डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू क्या होता है आपका पी डी वी होता है, तो पी डी वी लिख दिया मैंने। सेकंड नियम क्या कहता है, टी डी एस इज इक्वल टू डी क्यू। यदि मैं यहाँ पे डी क्यू की जगह क्या रखता हूँ, इसमें क्या रखूंगा, टी डी एस रखूंगा, किसमें, इसमें टी डी एस, तो ये क्या आ जाएगा, डी क्यू की जगह टी डी एस आ गया, डी यू ऐसे का ऐसे और पी डी वी ऐसे का ऐसे, ठीक है। फिर क्या आएगा आपके पास, डी यू ऐसे का ऐसे, इसको इधर भेज दो तो ये आ गया टी डी एस माइनस का पी डी वी। अब जब गिब्स हेल्महोल्ट्ज अवकल समीकरण की बात होती है तो यहाँ पे मैंने बताया था कि इसमें कांस्टेंट क्या रखते हैं, यहाँ पे एक बार के लिए टी रखते हैं और एक बार के लिए पी रखते हैं जब मैक्सवेल समीकरण निकालना होता है। बट यहाँ पे अपन को मैक्सवेल समीकरण नहीं निकालना है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट मान दे, कौन सा, टी वाला। यदि यहाँ पे मैंने टी कांस्टेंट किया तो डी टी क्या हो गया, जीरो। ये वाली टर्म समीकरण 4 में जीरो हो गई, तो क्या बचा, डी जी इज इक्वल टू क्या बचा आपके पास, बी डी पी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका यदि क्या करूँ, देखो पी को इधर भेजूंगा और तो ये किस में पार्शियल में बदल सकता हूँ, तो डेल जी अपन में डेल पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी। और जब मैं इसमें क्या करूँगा, समीकरण 1 में रखूंगा, क्या, जो डेल जी अपन में डेल पी इज इक्वल टू वी है, इसको मैं जब समीकरण 1 में रखूंगा तो देखो ये जी तो ऐसे का ऐसे आ गया, ये जी ऐसे का ऐसे आ गया। फिर क्या, ये u माइनस का एस टी है, ये क्या है आपका u माइनस का एस टी। तो u माइनस का एस टी क्या होता है, आप जानते हो कि f इज इक्वल टू क्या होता है, u माइनस का एस टी होता है। क्या होता है, f इज इक्वल टू यू माइनस का एस टी होता है। जब मैंने f इज इक्वल टू यू माइनस का एस टी किया तो ये क्या हो जाएगा आपका f, तो इसको मैंने कर दिया f ऐसे का ऐसे, तो ये क्या कर दिया f ऐसे का ऐसे, प्लस का जो p था तो उसको मैंने क्या कर दिया, ये f u माइनस एस टी क्या है बताओ, क्या थी, ये कौन सी एनर्जी थी, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा थी। हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा यही थी अपनी, f इज इक्वल टू यू माइनस एस टी। तो ये क्या होता है, इसकी जगह तो मैंने रख दिया क्या, u माइनस एस टी था तो इसकी जगह तो रख दिया मैंने f, और जो p ऐसे का ऐसे, और जो v का मान है, v का मान मैंने कहाँ से रखा, समीकरण 5 से, तो ये समीकरण 5 से क्या आ गया, v का मान आ गया। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, गिब्स हेल्महोल्ट्ज अवकल समीकरण प्रूफ हो जाती है। तो फिर लिखिए इसको, तो पहले तो आप लगाइए मैक्सवेल समीकरण के अनुप्रयोग, फिर उसमें फर्स्ट लगाओ क्लाउसियस-क्लैपेरॉन का समीकरण, फिर उसमें लगाओ क्लाउसियस-क्लैपेरॉन का समीकरण। और फिर उसमें लिखो कि क्लाउसियस-क्लैपेरॉन का समीकरण, क्लाउसियस-क्लैपेरॉन का समीकरण मैक्सवेल की सेकंड समीकरण के द्वारा, मैक्सवेल की सेकंड समीकरण के द्वारा ज्ञात किया जाता है। क्लाउसियस-क्लैपेरॉन का समीकरण मैक्सवेल की सेकंड समीकरण के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब जो मैंने लिखा है ये आप लिखो यहाँ तक, गुप्त उष्मा तक। कहाँ तक, गुप्त उष्मा तक, यानी यहाँ तक आप लिखो, एक बार यहाँ तक लिखो, फिर मैं गुप्त उष्मा की बात करता हूँ। गुप्त उष्मा की डेफिनेशन लिख के फिर ये लिखना।
लिखो फिर गुप्त ऊष्मा में कि किसी निकाय के नियत ताप पर किसी निकाय के नियत ताप पर निकाय की ऊष्मा में आयतन के सापेक्ष किसी निकाय के नियत ताप पर निकाय की ऊष्मा में आयतन के सापेक्ष परिवर्तन गुप्त ऊष्मा कहलाती है। आयतन के सापेक्ष परिवर्तन गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसे कैपिटल एल से व्यक्त करते हैं। माना निकाय का प्रारंभिक आयतन Vi या V1 है। माना निकाय का प्रारंभिक आयतन V1 है। माना निकाय का प्रारंभिक आयतन V1 है एवं अंतिम आयतन V2 है। तो आयतन में परिवर्तन डेल V इक्वल टू V2 माइनस V1 होगा। बोर्ड पर लिखा हुआ है डेल V इक्वल टू V2 माइनस V1 होगा, ये वाला। एक डेफिनेशन और लिख लो नीचे अर्थात करके, अर्थात नियत ताप पर प्रति एकांक आयतन के लिए अवशोषित प्रति एकांक आयतन के लिए अवशोषित या उत्सर्जित नियत ताप पर प्रति एकांक आयतन के लिए अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अब आप ये कंप्लीट लिख दो यहाँ से यहाँ तक। फिर लिखो सेकेंड, लिख दिया। ये कई बार इंपॉर्टेंट लगा देना इस पर, क्योंकि यही वाली क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछी गई है और पूछी जाती है। नेक्स्ट लगाओ गिब्स हेल्महोल्ट्ज अवकल समीकरण। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि हेल्महोल्ट्ज अवकल समीकरण का अवकलन रूप लिखिए। क्या लिखिए? गिब्स हेल्महोल्ट्ज अवकल समीकरण का अवकलन रूप लिखिए, या फिर वो डायरेक्ट दे देगा सिद्ध कीजिए कि ये वाली क्वेश्चन गिब्स हेल्महोल्ट्ज अवकल समीकरण है। तो देखो इसमें अवकलन रूप का मतलब ये नहीं है कि आपको डायरेक्ट जी का डायरेक्ट आप ये लिख दो और ये अवकलन रूप हो गया, नहीं। इसकी जो दूसरी फॉर्म है अवकलन रूप में, यानी वो क्या है, जी का पी के रेस्पेक्ट में क्या है अवकलन है, वो क्या होगा आपके पास गिब्स मुक्त ऊर्जा गिब्स हेल्महोल्ट्ज अवकल समीकरण होगा। तो इसमें यदि आपको इसको डिफाइन करना है इस टॉपिक को कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज अवकल समीकरण किसे कहते हैं, तो इसको मैं बोल सकता हूं कि ये क्या है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा और F इज इक्वल टू, और किस में रिलेशन बता रहा है, जी और F में। देखो यहाँ जी है, यहाँ F है और यहाँ जी है, यानी गिब्स हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा और गिब्स मुक्त ऊर्जा, यहाँ पे क्या लिखा है गिब्स हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा, ठीक है, ये टॉपिक का नाम है अपना। और यहाँ पे क्या है गिब्स मुक्त ऊर्जा और हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा के मध्य जो संबंध बताए वो क्या कहलाएगा आपका गिब्स हेल्महोल्ट्ज अवकल समीकरण कहलाएगा। देखो दोनों नाम यहाँ पे आ रहे हैं, जहाँ एफ है तो एफ के लिए क्या आया हेल्म आया, जी है तो जी के लिए क्या आया गिब्स आया, होल्ट्ज अवकल समीकरण आया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना, ऐसा नहीं है कि पूछे ये और आप कर कोई आओ, कई बार कंफ्यूजन में ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो लिखिए आप टॉपिक लगाइए गिब्स हेल्महोल्ट्ज अवकल समीकरण और इसमें लिखिए
इसमें लिखिए वह अवकल समीकरण जो कि गिब्स मुक्त ऊर्जा और हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा के मध्य वह अवकल समीकरण जो कि गिब्स मुक्त ऊर्जा और हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा के मध्य गिब्स मुक्त ऊर्जा और हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा के मध्य संबंध परिभाषित करे तो वह गिब्स हेल्महोल्ट्ज अवकल समीकरण कहलाती है। तो वह गिब्स हेल्महोल्ट्ज अवकल समीकरण कहलाती है। तो वह गिब्स हेल्महोल्ट्ज अवकल समीकरण कहलाती है। अब आपके सामने ये जो कंप्लीट लिखा हुआ है इसको कंप्लीट रूप से ऐसे का ऐसे लिख दीजिए। लिख दिया। चले आगे। एक एप्लीकेशन इसकी और करेंगे इस क्लास में। एग्जाम में ज़्यादा चांस रहता है कि मैक्सवेल समीकरण की कोई भी एक एप्लीकेशन पूछ ली जाती है। क्या चांस रहता है कि जो एग्जाम आती है, आपके बीएससी का पेपर आता है, उसमें मैक्सवेल समीकरण की एक एप्लीकेशन पूछ ली जाती है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं जो किसी प्रत्यास्थता गुणांक और उससे रिलेटेड है, एक अनुपात है। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से इस क्लास को अपन को यहीं पे विराम देना होगा। अपन जो मैक्सवेल इक्वेशन की जो आपके पास रिलेशन की जो एप्लीकेशन चल रही थी, उसमें नेक्स्ट एप्लीकेशन अपन एक नई वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें मैं करवाता तो वो आपकी वैसे भी पूरी नहीं होती। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन 2 एप्लीकेशन और है, 2 या 3 एप्लीकेशन, उसको अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद। ये जो 2 एप्लीकेशन मैंने करवाई है, ये दोनों आपके एग्जाम में आई हुई है, इसलिए मैंने जल्दी से करवा दी। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।